नमस्कार, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू न्यूडेस्टिन क्लासेस 2.0। तो एचएसएससी ने इस बार की तरह सरप्राइज़ दिया है अच्छा होली पर। और एचएसएससी ने प्रूव कर दिया है कि उनको लेकर आप कुछ भी अंदाज़े मत लगाइए, कुछ भी आइडिया मत लगाइए। उनको जो करना है वो करेंगे, जिस टाइम पर करना है उस टाइम पर करेंगे। तो किसी को कुछ खबर नहीं है। और इसी प्रकार से किसी को खबर नहीं थी कि इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, इतना बड़ा, इतने पन्नों का नोटिस आएगा। तो एचएसएससी ने अपने तरफ से पूरा काम लगभग कर दिया है। अब देखते हैं कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि नहीं पता, किसी को नहीं पता कि क्या रहेगा, वो कब नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दें, कब वापस ले लें, कब चेंज कर दें। तो कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। तो अब हम एक उम्मीद के साथ कि हाँ एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, तो इस पॉइंट को हम कंसिडर करके चलेंगे। तो जो सारा नोटिफिकेशन है, इस वीडियो में हम उस सारे के सारे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि सारे के सारे उसके प्रोविज़न क्या क्या हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है, ईएसएम में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, किसको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, और जो सिलेबस है हर एक जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस क्या क्या है। तो वो सारा का सारा इन डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे कई बार क्या है कि कुछ बच्चे हैं जो कट ऑफ के बिल्कुल बाउंड्री पर हैं और जिनके नंबर सेम हैं, तो उनको उनके साथ क्या करेगी, कितने बच्चों को उनमें से लेगी, किसको एच एस नहीं लेगी, और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी मिसकंडक्ट करते पा जाते हैं तो कितने साल की आपको जेल हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं। पूरे पूरे जितने पन्ने दे रखे हैं हम उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसका कारण है क्योंकि जो पोस्ट वाइज जो सिलेबस दे रखा है अलग अलग, तो उससे रिलेटेड कंटेंट हम इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए कि कोई साइंस स्पेसिफिक है, जैसे बीएससी बेस पर है और उसमें साइंस का पोर्शन ज़्यादा है। जैसे इन्होंने जो क्राइटेरिया दे रखा है कि 70% वो टॉपिक से जो पोस्ट है उससे रिलेटेड पूछेंगे, फिर 10% वो कंप्यूटर का रहेगा, फिर 20% अपना जीएस पीएस मैथ रीजनिंग वो सारा कुछ आएगा। तो जो 70% है तो उसका जो टारगेट है वो हमारा मेन रहेगा। तो पोस्ट वाइज जो भी चाहिए आपको कंटेंट, जिस भी प्रकार के कंटेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारा का सारा हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करें। तो बहुत ज़रूरी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो आगे की जो फर्दर नोटिफिकेशन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि 7 तारीख को ये अपना एडवर्टाइजमेंट आया है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म्स भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो ये होंगे 16 तारीख से। लास्ट डेट है 5 तारीख, यानी कि 16 मार्च से 5 अप्रैल तक। ये जो डेट है ये ध्यान रखना, जितना जल्दी हो सके अपना पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ के ढंग से अप्लाई कर लेना। उसके बाद क्या है, नो फीस। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से आप हों, उसके लिए कोई भी फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। 16 से स्टार्ट होंगे, 5 लास्ट डेट है, कोई भी फीस नहीं पे करनी है। तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में हमारा जो पूरा कंटेंट है वो क्या रहेगा, वो सारा का सारा हम इसमें देखते हैं। एक बार इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद है सीटी का नोटिफिकेशन, यानी कि इसके अंदर वो सारी की सारी डिटेल दे रखी है। जो सारा का सारा तमाशा सीटी के नोटिफिकेशन के बाद से शुरू हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, जो तमाशा अब तक चल रहा है वो सारा का सारा इसमें लिख रखा है, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे में हमें पढ़ना क्या है, अपेंडिक्स बी। इसमें ग्रुप वाइज दे रखे हैं पोस्ट की डिटेल्स, एज कैटेगरी वाइज, जो सारा का सारा यानी कि पूरी की पूरी पोस्ट की डिटेल इसके अंदर है अपेंडिक्स बी में। ये हम अलग से पढ़ेंगे, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, जो एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप से कौन सी पोस्ट बिलोंग करती है, क्या सारे की सारी 18 से 42 तक की हैं या फिर कुछ 18 से 24 या 18 से 26 तक भी हैं। तो वो इसमें दे रखा है सारा का सारा 3 में। फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलेबस दे रखा है, ठीक है, जो कि एचएसएससी यानी कि उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल रहता है कि उनका जो सिलेबस है वो अनसर्टेन है। तो इसमें हम सिलेबस देख लेंगे कि क्या है। जो फिफ्थ है अपेंडिक्स डी है, उसमें एग्जामिनेशन का कैलेंडर है। शायद वो पीडीएफ आपने देख भी लिया होगा कि कौन से कैटेगरी के एग्जाम कब होंगे, तो सारी डेट्स एग्जाम की दे रखी है इसके अंदर। जो सिक्स्थ है, सीरियल नंबर 6 है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिलेंगे, पूरा पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, वो 6 में है। 7th में क्या है, जो ग्रुप 6 जितनी पोस्ट है उनका सारा का सारा प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि 6 में क्राइटेरिया है, 7th में प्रोसेस है। 8वां फिर रिजर्वेशन का क्या किसको बेनिफिट मिला किसको नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा सीरियल नंबर 8 में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो कॉम्पनसेटरी टाइम है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम किसके लिए, जो भी पर्सन है विद डिसेबिलिटी, तो उसका प्रोविज़न क्या है, किसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सारा का सारा इसके अंदर है। फिर आगे है रिलैक्सेशन इन एज, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। फिर आगे एक्सपीरियंस का है, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हाउ टू अप्लाई,
13 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे अप्लाई करना है, पोस्ट की प्रेफरेंसेस कैसे सिलेक्ट करना है, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारा सारा इसके अंदर है। उसके बाद जो 16 है वो थोड़ा ज़रूरी है, रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज, यानी कि मान लीजिए कि कोई दो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर सेम है, सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सेम कैटेगरी से हैं, तो उनका क्या होगा, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, क्या दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सारा का सारा इसमें कि टाई केसेस अगर हों, टाई अगर हो जाए तो फिर क्या रहेगा। उसके बाद क्या है कि कैसे किन किन कारणों से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और 18वां में लिख रखा है, देखिए, चाहेंगे जो वही होगा, यानी कि एचएससी जो चाहेगा वही होगा, उन्हीं का डिसीजन फाइनल है। तो कमीशन का डिसीजन क्या है, फाइनल है। ये इन्होंने 18 में अलग से लिख के दे रखा है। फिर इंपॉर्टेंट नोट है, फिर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। फिर सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे सारा सारा। अगर कोई भी कैंडिडेट दोषी पाया जाता है, मिसकंडक्ट, यानी कि किसी कोई भी आपने ऐसा काम किया जो गैर कानूनी है और उसके आप दोषी पाए जाते हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट क्या एक्शन एचएससी ले सकती है। ठीक है, फिर आगे सारा सारा आगे अपेंडिक्स हैं, ये फॉर्म्स आगे माने। ठीक है, तो एनेक्सर फॉर्म्स हैं। अपेंडिक्स ई में फिर विड्रॉल नोटिस है, पब्लिक नोटिस है, फॉर वील डे पोस्ट है, ये सारा सारा हम देख लेंगे। तो ओवरऑल हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये तो सारा सारा भाई वही तमाशा दे रखा है, इंट्रोडक्शन है, कितने कैंडिडेट अब इसमें देंगे, तो ये सारा सारा वही डेटा दे रखा है, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, फिर ये इन्होंने ये पास किया है। अभी जो पोस्ट हैं, ठीक है, तो ये इतनी पोस्ट हैं, 31,529 पोस्ट हैं। तो इसमें एक जो जरूरी चीज़ है वो देखिए क्या है, वो है यहाँ पर, On the basis of similar educational qualifications, the commission has grouped 378 categories of various posts into 58 groups. सीधा मतलब ये है कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो अब उन सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। उस एग्जाम में, और जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, तो वहाँ से आपके जो वेरियस पोस्ट हैं उनको लेकर प्रेफरेंस सेलेक्ट करवा लेंगे। कि मान लीजिए कि 10 पोस्ट हैं जिनका जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो सेम है, तो 10 पोस्ट में से आपके प्रेफरेंस वो सिलेक्ट करवा लेंगे कि अगर आपके नंबर ठीक है एग्जाम में तो आप कौन सी पोस्ट चाहेंगे, तो फिर आपकी प्रेफरेंस वहाँ से लेंगे और फिर आपके जो नंबर आएंगे एग्जाम में उसके बेस पर आपको पोस्ट मिलेगी। यानी कि हर एक पोस्ट जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, उन सभी का कॉमन एग्जाम रहेगा, आपकी मेरिट के बेस पर और आपकी प्रेफरेंस के बेस पर फिर आपको वो पोस्ट दी जाएगी। तो ये सारा का सारा इसमें ये लिख रखा है। ठीक है, तो आगे इसमें है कि जो अपेंडिक्स ए है, इसमें इसका जो नोटिफिकेशन है वो सारा का सारा है, अपेंडिक्स बी में फिर वही सारा का सारा है। तो आगे चलते हैं। ये हम आ गए वापस। तो हमारा मेन काम शुरू होता है यहाँ से, क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, एग्जामिनेशन और सिलेबस क्या रहेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आएंगे 100, लेकिन 100 नंबर का नहीं है, जो क्वेश्चन पेपर के जो मार्क्स हैं वो रहेंगे 97.5, और जो 2.5 है यानी कि 2.5 नंबर रहेंगे सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, जैसे ये जो सीटी हुआ था उसमें 5 नंबर थे, तो वो यानी कि 100 क्वेश्चन आए थे तो वो 95 मार्क्स के थे, और 5 मार्क्स क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक, तो तब जाके 100 हुआ था। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस आएंगे 100, मार्क्स रहेंगे 97.5 और 2.5 यानी कि 2.5 नंबर रहेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के एंड एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने मार्क्स का डिवीजन कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग तब होगी जब आप खाली छोड़ देंगे, यानी कि वही है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो उनमें से एक भरना जरूरी है, गलत भर दो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर नहीं भरा तो फिर नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर जाके 0.975 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा तो उसको गलत मान लिया जाएगा, तब जाके फिर आपके जो मार्क्स हैं इतने काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा लिख रखा है, इन केस ए कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर ए क्वेश्चन, देन 0.975 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो भर देना, गलत भर देना बेशक, और जो टाइम है वो रहेगा 105 मिनट। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे,
ठीक है, ऑफलाइन रहेगा एग्जाम। तो ये सारा का सारा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। तो 2.5% इसका वेटेज है, एलिजिबल कैंडिडेट को मिलेगा। तो पहला तो नो जॉब का है कि फैमिली में अगर जॉब नहीं है तो उनको मिलेंगे। तो इसकी दूसरी कंडीशन है, पहली तो नो जॉब की है, दूसरी क्या है कि जो इनकम है वो 1,80,000 रुपीज़ से क्या हो, कम हो। ठीक है, यानी कि 1,80,000 से अगर कम आपकी इनकम है तब भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो रेगुलर एम्प्लॉय उन्होंने लिख रखा है, यानी कि जॉब नो जॉब का जो सीन है। तो अगर आपकी फैमिली में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, गेस्ट टीचर है, डेली वेजेस पर है या आंगनवाड़ी वर्कर है, तो तब आपके जो 2.5 नंबर हैं या जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो नहीं कटेंगे। यानी कि इनको हम पूरी पूरी जॉब की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब जो फैमिली इन्होंने कहा है कि फैमिली में से कोई जॉब पर ना हो, सरकारी जॉब पर ना हो, तो उसका मतलब क्या है, फैमिली में कौन कौन शामिल है। तो अगर आप मेल एप्लीकेंट हैं तो आप खुद नौकरी पर ना हो, आपके फादर, आपकी मदर, आपकी वाइफ सौभाग्य से अगर है तो, अगर आपका भाई है जो अनमैरिड है तो वो भी नौकरी पर ना हो, आपका बेटा नौकरी पर ना हो, तो तब आपको नंबर मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं और अनमैरिड हैं तो आप खुद उसमें शामिल हैं, आपके फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर, यानी कि अगर आपके भाई की शादी हो चुकी है और वो नौकरी पर है तब भी आप बेनिफिट ले सकते हैं इन नंबर का। उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं और आप मैरिड हैं तब देखिए क्या है, आपके हस्बैंड जॉब पर ना हो, आपके फादर इन लॉ जॉब पर ना हो, आपकी मदर इन लॉ जॉब पर ना हो, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ जॉब पर ना हो, और अगर लड़का है तो वो भी ना हो। ठीक है, तो जॉब पर ना हो, तब आपको वो नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक जॉब पर है तब आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप डिवोर्स फीमेल हैं तो आप खुद नौकरी पर ना हो, आपके फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर और सन्स, तो फिर ये वही है सारा का सारा जो अनमैरिड के केस में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। तो इफ द एप्लीकेंट इज, अगर एप्लीकेंट विडो है या फिर फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड है, उस आदमी का जो 42 ईयर्स की एज से पहले गुजर चुका है, या फिर आप फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हैं एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेन्ड द एज ऑफ 15, तो वो कैंडिडेट जो 15 साल की उम्र से पहले अपने पिता को खो चुके हैं तो उनको भी ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं इनका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ये फादरलेस का नंबर है। उसके अलावा क्या है, इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सच ए डिनोटिफाइड ट्राइब, अगर इस ट्राइब से बिलोंग करता है, विमुक्ति जाति या फिर टपरीवास जाति से, इनसे बिलोंग करता है या फिर कहें तो नोमैडिक ट्राइब, तब भी उसको वेटेज मिलेगा। If the applicant shall be awarded 0.5% weightage for each year or part thereof exceeding 6 months of the experience। तो देखिए किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में, एक कमीशन अथॉरिटी, किसी में भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसका वेटेज आपको मिलेगा। अब वो देखिए कैसे है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो, उससे कम अगर है तो उसका वेटेज नहीं मिलेगा, तब तो आप मान के चलिए कि आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं। उसके अलावा अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो फिर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, 0.5% वेटेज फॉर ईच ईयर। ठीक है, तो आधे % का फायदा आपको मिलेगा जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, यानी कि 6 महीने के बाद से जितना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उसका आपको वेटेज मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल से ज़्यादा का है तो फिर आप ये मत मानिए कि उससे ज़्यादा आपका जो एक्सपीरियंस है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आपके एक्सपीरियंस का बेनिफिट 8 साल तक का मिलेगा, और कम से कम आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो तो आपको वेटेज मिलेगा। इससे कम है तो वेटेज नहीं मिलेगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो फिर आधे % पर ईयर के हिसाब से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उतने % आपको वेटेज उसका मिलेगा। अब इसमें जो ये लाल अक्षरों में लिख रखा है वो क्या है, देखिए अदर कंडीशन, नो एप्लीकेंट शैल बी गिवन मोर देन ए टोटल ऑफ 2.5% वेटेज। तो ये जो 2.5 नंबर का वेटेज है ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको वेटेज नहीं मिलेगा।
फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, यानी कि जो टोटल जो वेटेज है वो 2.5% का है, यानी कि 2.5 नंबर टोटल मिलेंगे सारा कुछ जोड़ के, उससे ज़्यादा आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। जो 97.5 है वो आपके एग्जामिनेशन से आएंगे। और एक ज़रूरी चीज़, जो भी ये आपका वेटेज जो आपको मिलेगा उसका बेनिफिट आप वंस इन ए लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो लाइफ टाइम में एक बार फॉर HSS फॉर द अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अगर आपने वेटेज ले लिया है तो अगली बार आप उस वेटेज का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो वंस इन ए लाइफ टाइम आपको ये वेटेज मिलेगा। और उसके बाद ये क्या है कि इफ ए पर्सन हिमसेल्फ और हिज फैमिली मेंबर इज वन सिलेक्टेड विद और विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ वेटेज, कि भाई अगर एक बार सिलेक्ट हो गए, अपने जो वेटेज है एक्स्ट्रा उसका बेनिफिट लिया हो या ना लिया हो, तो उसके अलावा आपके जो, अगर मान लीजिए कि इस पोस्ट में आपने, आपको नंबर मिल रहे थे एक्स्ट्रा लेकिन आपने बेनिफिट नहीं लिया, तो फिर उसके बाद आपकी फैमिली में से कोई और उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं तो ले लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं लूँगा फिर मेरी फैमिली में से कोई ले लेगा, तो वो नहीं होगा। एक बार मौका है तो ले लीजिए। उसके बाद क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस पर है या था, ठीक है, तो उसने रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद फिर जो वो है, ये जो वेटेज है उसको क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बार आपके ऊपर अगर सरकारी कर्मचारी होने की मोहर लग गई तो फिर वो लग गई, उसके बाद फिर आपको एडिशनल वेटेज उसका नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अपना जो नंबर 7 है, प्रोसेस क्या रहेगा रिक्रूटमेंट का। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जो मेरिट लिस्ट होगी CT स्कोर की, उसके बेस पर कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, उनके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अब देखिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन कैंडिडेट्स का रहा था कि कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उसके लिए डेटा दे रखा है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं इसको, 30 पोस्ट हैं और 40 पोस्ट हैं। मान लीजिए कि कोई भी कैटेगरी है, अगर उसकी 30 पोस्ट हैं, 30 हो या 30 से कम हो, तो फिर इसका 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। यानी कि अगर 30 पोस्ट है मान लीजिए, तो फिर कितने बुलाए जाएंगे, तो 150 कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। अगर ये आंकड़ा 40 है या 40 से ज़्यादा का है, ठीक है, तो फिर उस केस में 4 गुना बुलाए जाएंगे। ध्यान रखना है, अगर 30 से कम पोस्ट हैं या 30 पोस्ट हैं तो 5 गुना, 40 से ज़्यादा हैं या 40 हैं तो 4 गुना, और अगर 30 और 40 के बीच में है तो फिक्स नंबर है कि 150 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। तो ये सारा लिख रखा है। कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड इफ द नंबर इज लेस देन 30। अगर 30 से कम है तो 5 टाइम्स, 30 और 40 के बीच में है तो 150, और कैंडिडेट्स इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40। अगर 40 से ज़्यादा है तो कितने मिलेंगे, 4 टाइम्स बुलाए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें एक चीज़ क्या है, तो अब इसको समझिए सेकंड को थोड़ा सा ध्यान से। मान लीजिए कि 30 पोस्ट हैं, ठीक है, और अब 30 पोस्ट के हिसाब से कितने बच्चों बुलाएंगे, मान लीजिए कि 150 बच्चों बुलाएंगे। अब बुलाएंगे किस हिसाब से, 200 बच्चों, मान लीजिए 200 बच्चों ने अप्लाई किया तो जो टॉप 150 हैं उनको ही बुलाएंगे। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि जो पहले 149 थे तो उनका स्कोर ठीक था अपना, वो बुला लिए, टॉप में थे। अब जो ये लास्ट का 1 था ना 150वां, ये अकेला नहीं है, इसके साथ 4 बच्चे और हैं जिनका स्कोर सेम है। तो अब अगर 150 में ये 4 और हो गए फिर तो कितना हुआ, टोटल 154 बच्चे हो गए। अब इसको नहीं छोड़ सकते, तो फिर उस केस में क्या होगा, इसमें लिख रखा है कि जो आखिरी स्कोर है ना, CT का सबसे जो आखिरी बच्चे का जो स्कोर है, अगर उस स्कोर के साथ कई बच्चे हैं तो फिर वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर आंकड़ा भले ही 150 से ऊपर निकल जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। यानी अगर बॉर्डर लाइन पर जो हैं उससे ऊपर के तो होंगे ही, अगर उस बॉर्डर लाइन पे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो भी फिर शामिल होंगे। तो फिर वो बाउंडेशन नहीं है कि 1 या 2 बच्चे ही फिर आगे उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे क्या है, अगर मान लीजिए कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कई एग्ज़ाम की सेम है, तो जो कमीशन है उनके लिए क्या होगा, एक कॉमन एग्ज़ाम, फिर मेरिट बेस पर उसको पोस्ट दे दी जाएगी। तो ये जो मैंने बताया ये है अपना फोर्थ का। थर्ड में क्या लिख रखा है, थर्ड में क्या है कि भाई आपको लास्ट डेट जो दे रखी है उससे पहले या उसी दिन आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। उसके अलावा क्या है,
When the number of candidates applying under subclause 1 who are eligible is less than the number limit specified in the above said clause, then the commission may extend the date by publication on the। भाई अगर जितने बच्चे इनको चाहिए एग्जाम में बिठाने के लिए स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, अगर उससे कम एप्लीकेशन इनके पास आती हैं तो फिर ये अपना उस डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी अन्य डेट को वो एग्ज़ाम होगा। तो ये बात इसमें कहने की कोशिश करी गई है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए ये पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए ये 40% है, तो कम से कम आपको 40% नंबर चाहिए। फिर आगे क्या है कि जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में, फिर जो उसका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसका वेटेज जोड़ के फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करेंगे सिलेक्शन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, या फिर कहें तो वेटिंग लिस्ट के लिए इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एंड पब्लिश ऑन दी वेबसाइट। ठीक है, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ तक तो है ये। आगे रिजर्वेशन का है तो ये वही रूल्स हैं जो नॉर्मली रहते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेशल ये है कि देखिए, जो EWS का जो आपका सर्टिफिकेट है, तो EWS सर्टिफिकेट आपका जो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, वो आपके पास रहना चाहिए। हरियाणा का जो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS का सर्टिफिकेट है तो अगर उसमें इनकम मेंशन्ड है तो वो वैलिड है, अगर उसमें इनकम मेंशन्ड नहीं है देन इट इज़ नॉट वैलिड। अब इसमें एक बात और ज़रूरी क्या है कि अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किए जाएंगे। आपको SC ST OBC का जो कोटा है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आगे हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो इसमें पहला तो क्या है कि वो एक्स सर्विसमैन जिसने अपना कोटा यूज़ कर लिया है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। अगर उसने कोटा यूज़ कर लिया है तो जो हायर पोस्ट हैं, जिस पोस्ट पर वो अभी है, अगर वो किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है जो जिसकी पोस्ट थोड़ी सी हाई है, तो वहाँ पर उसको एज का रिलैक्सेशन तो मिलेगा, लेकिन और अपना उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा। और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो तो बेनिफिट इसका नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक बार मिलेगा, उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा लेकिन आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर उसने उसका बेनिफिट नहीं लिया है तो सिंपल सी बात है, फिर उसका जो बेनिफिट है वो रहेगा, वो खुद ही उसका प्रयोग कर सकता है दोबारा, या फिर उसके कोई फैमिली मेम्बर उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक, और ये आगे वही है, अगर वो खुद लेना चाहे तो खुद ले, अगर वो खुद नहीं लेना चाहता तो वो उसका फैमिली में से अपने सन डॉटर या फिर स्पाउस को उसका बेनिफिट दे सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज, उसके बाद क्या है कि अगर एक्स सर्विस में ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसने ज्वाइन कर लिया है। फिर उसके बाद जो उसका रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है लागू होती है वो उसके ऊपर लागू होगी। अब उसके बाद क्या है, द फैमिली मेम्बर्स ऑफ मार्टियर्स मिलिट्री पर्सनल शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन इधर। अब देखिए, तो जो शहीद का परिवार है उसके लिए क्या है, देखिए रिजर्वेशन अप टू 2 फैमिली मेम्बर्स, तो 2 फैमिली मेम्बर्स रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं, या फिर तो यहाँ पर और लिख रखा है, या तो 2 फैमिली मेम्बर्स रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाएं, या फिर एक जो फैमिली मेम्बर है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ले ले, यानी कि जिसको हम सिंपल भाषा में कहें तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये पॉलिसी लिख रखी है कि किस पॉलिसी के तहत ये होगा। उसके अलावा क्या है, आप प्रायोरिटी लिस्ट पर देखिए, ये थोड़ा ज़रूरी है। प्रायोरिटी लिस्ट, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है वो किसी पोस्ट के लिए फिट है तो डिसेबल, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए वो फिजिकली फिट है तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। या फिर दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की फैमिली में से कोई हो। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो प्रायोरिटी है वो मिलेगी उन एक्स सर्विसमैन को जो इस रिजर्वेशन के अंडर आते हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, डिसेबल्ड की। दूसरी किसकी है, जिसके फैमिली मेम्बर ने अप्लाई कर रखा है और जो एक्स सर्विसमैन है वो डिसेबल्ड है। तीसरा फिर एक्स सर्विसमैन नॉर्मल। फिर उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है, जो एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसमें देखिए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है कि वो आर्मी पर्सनल जो मिलिट्री सर्विस से रिलीज कर दिए गए हैं किसी इंजरी की वजह से, यानी कि अपने रिटायरमेंट से पहले उनको रिलीज कर दिया है। अगर वो नॉर्मल रिटायरमेंट ले लेते हैं
तो उसके बाद इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके बाद वो डिसेबल्ड हों नहीं हों, उस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पर उनको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर वो नॉर्मली आर्मी से रिलीज हुए हैं तब उनको नहीं मिलेगा। अगर इंजरी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से आर्मी ने उनको रिलीज कर दिया है पहले ही, तो उनको बेनिफिट ये मिलेगा। और देखिए जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजेंटल है, यानी कि किसी एक्स सर्विसमैन ने अगर उसकी डिसेबिलिटी का फ़ायदा ले लिया है एक्स सर्विसमैन के तहत, यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का उसने बेनिफिट ले लिया है, तो फिर वो पीडब्ल्यूडी है उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो उसको पीडब्ल्यूडी में काउंट फिर नहीं करेंगे, वो काउंट होगा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में। और जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, ठीक है, तो अब जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर ले सकते हैं आप। और कोई भी एक्स सर्विसमैन हु हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, जिसको आर्मी से निकाल दिया गया है, उसने अनुशासनहीनता दिखाई हो, मिसकंडक्ट उसने शो किया हो, तो उसकी वजह से अगर उसको निकाल दिया गया है तो फिर ना उसको बेनिफिट मिलेगा ना उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। तो आगे ये ईएसएम का जो बेनिफिट है उसको अवेल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि डिस्चार्ज बुक की जो फोटोकॉपी है और जो आइडेंटिटी कार्ड है इशूड बाय कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड से जो आपको आईडी कार्ड मिलेगा, तो ये उन सबकी फोटोकॉपीज़ हैं, अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सारा सारा डॉक्यूमेंट का सीन है, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी हैं। और उसके अलावा देखिए, इफ़ फॉर एनी पोस्ट, ये हम पढ़ रहे हैं, देयर इज़ नो वैकेंसी इन रिजर्व कैटेगरी, अगर मान लीजिए कि रिजर्व कैटेगरी में कोई वो वैकेंसी है ही नहीं, वो पोस्ट है ही नहीं, देन द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैन अप्लाई अंडर जनरल कैटेगरी, तो फिर रिजर्व कैटेगरी या कोई भी कैंडिडेट एज जनरल कैटेगरी उसमें अप्लाई कर सकता है। However, such candidate will be considered as general category candidate and will be shortlisted as per merit of the general category। मान लीजिए कि सारी पोस्ट जनरल की हैं, तो उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, वहाँ पर उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर फिर प्रोविजन ऑफ कंपनसेटेड टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो दिव्यांग हैं उनको टाइम का जो बेनिफिट है, थोड़ा सा एडिशनल टाइम किस प्रकार से दिया जाएगा वो दे रखा है इसमें। तो स्क्राइब देख लीजिए पहले कौन होता है, वो पर्सन जिसको हम अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए लेकर आते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है, जो एग्ज़ाम खुद नहीं लिख सकता, तो वो आदमी किसी एक पर्सन को लेकर आ सकता है जो उसका एग्ज़ाम लिखेगा। तो उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, वो एक बार देख लेते हैं कैसे हैं। तो कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ में अलाउड है स्क्राइब, तो पहली तो है ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि दोनों के दोनों बाजुएं उसकी काम नहीं करती हों, सेरेब्रल पाल्सी हो, इसमें स्क्राइब अलाउड रहेगा। तो कैंडिडेट अपना जो स्क्राइब है वो इसमें लेकर आ सकता है। अब देखिए, अब इसके अलावा जो और डिसेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आदमी लिख नहीं सकता, तो उसके लिए उसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट जनरेट करवाना पड़ेगा जो वेरीफाइड हो सीएमओ से, सिविल सर्जन से या किसी भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसको फिल करना पड़ेगा कि उसको स्क्राइब की ज़रूरत है। तो अगर उनको स्क्राइब अवेल करना है तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उनको अप्लाई करना पड़ेगा और प्रोड्यूस दी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, और जो सर्टिफिकेट है और वो रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। अब देखिए उसकी जो स्क्राइब है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आपका जो एग्ज़ाम है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो 12th बेस्ड है, तो आपका जो स्क्राइब है वो 10th पास होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन बेस है तो आपका स्क्राइब +2 पास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी स्क्राइब शैल बी मैट्रिकुलेट हो या 10th और +2, ठीक है, तो इसमें दोनों चलता है। और जिस टाइम पर एग्जामिनेशन होगा उस टाइम पर स्क्राइब को आईडी प्रूफ उसका दिखाना पड़ेगा और फोटोकॉपी ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ द स्क्राइब साइंड बाय द कैंडिडेट एज वेल एज द स्क्राइब। तो जो आईडी प्रूफ है उस पर दोनों के साइन होने चाहिए, जो आदमी लेकर आया है उसको और जो आदमी खुद आया है। और जो स्क्राइब है, जो हेल्पर है, वो उसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर किया होना चाहिए, या फिर कहें कि वो उसी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर नहीं हो रहा हो। अगर ऐसा पाया जाता है कि वो स्क्राइब की हेल्प कर रहा है उसका एग्ज़ाम करके, तो फिर
जो दोनों का कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो किसी प्रकार से अगर वो असिस्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर दोनों का कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है, और 20 मिनट पर आवर का एडिशनल टाइम उसको मिलेगा। तो उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है कि जो जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो उनके पास रहने चाहिए। ठीक है, तो ये और डिसेबिलिटी के बारे में है। रिलैक्सेशन इन दी एज। तो अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के। तो ये सारा का सारा किस्म दे रखा है अपेंडिक्स बी में। अब देखिए, जो ए पोर्शन में क्या लिखा है सारा का सारा, इन्होंने एक विड्रॉल नोटिस दे रखा है साथ में, जो 13/1/2022 का है। अपेंडिसेस ई और एफ में इन्होंने अटैच कर रखा है। इसमें क्या है कि जैसे 2018-19 में इन्होंने कुछ पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था, तो फिर वो उस नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम नहीं ले पाए थे। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट था जिसने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जितने निकले थे वो अप्लाई किए थे 2018-19 के टाइम पर। उस समय वो उस एज ग्रुप में था जिस एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया था। अब क्या है, वो उस पोस्ट के लिए ओवरेज हो गया है। अगर उसने इनमें अप्लाई किया था तो फिर इसमें लिख रखा है कि उसको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकायदा ये जो पोस्ट थी उन्होंने उसने अप्लाई कर रखा हो, सीईटी दे रखा हो और सीईटी उसने क्वालिफाई कर रखा हो, तो उसको एज में रिलैक्सेशन कुछ मिलेगी। अगर इसने 2018-19 में अप्लाई नहीं किया था तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये पोस्ट जो 2018-19 की थी उनको विड्रॉ कर लिया गया था, उनके एग्जाम नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसमें ये लिख रखा है सारा का सारा। बाकी क्या है देखिए कि नॉर्मल केसेस में बिना एक्सटेंशन के अगर अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है तो फिर बेनिफिट मिलने के बाद 52 ईयर्स से ज़्यादा का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि 52 फिर आपकी लास्ट है, आपको इसके अलावा फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम है ये। ठीक है, 10 साल का आपका एज रिलैक्सेशन हो सकता है अगर आप वेरियस कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो नीचे दे रखे हैं कैटेगरी वाइज कि अगर एस से हैं तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है, BC हैं तो फिर आप अगेन 5 का है। उसके अलावा उसके बाद अगर आप डिसेबल्ड हैं और डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंडर आप आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप डिसेबल्ड भी हैं और रिजर्वेशन भी आपके पास है SC ST का या फिर BC का या EWS कैटेगरी से, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बाकायदा आपकी जो फिर अपर एज लिमिट है वो 52 साल से ज़्यादा ना हो फॉर ग्रुप C एंड D पोस्ट। और ये ग्रुप A और B पोस्ट के लिए भी लागू है। अगर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिना कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के हो तो, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन है अगर आप वही कंडीशन है इफ़ PWD से आप बिलोंग करते हैं, SC ST से हैं या EWS से हैं, फॉर ग्रुप A एंड B पोस्ट व्हेन रिक्रूटमेंट इज मेड थ्रू ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के तहत रिक्रूटमेंट होगा तो 5 साल का एक्सटेंशन है। और इसमें नोट में स्पेशल लिख रखा है रिलैक्सेशन इन एज लिमिट शैल बी एप्लीकेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द पोस्ट इज रिजर्व फॉर PWD और नॉट। पोस्ट रिजर्व हो या ना हो, एज रिलैक्सेशन आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप आपकी डिसेबिलिटी के साथ किसी पोस्ट के लिए योग्य हैं तो। आगे ग्रुप C पोस्ट ऑफ पुलिस पर्सोनल, कांस्टेबल हो या ASI हो, जिनकी जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स से कम है, तो वहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है इन द एज टू SC BC और EWS। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जो रूल्स हैं हरियाणा पुलिस के, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे है वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस। तो ये फिर वही है, तो आर्मी में जो डिसेबल्ड हुए हैं तो उनकी वाइफ्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर आगे विडो को 5 साल का है। जुडिशली सेपरेटेड यानी कि डिवोर्स कहिए, रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर्स, अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो फिर उनको 5 साल का फिर अलग से रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमन 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, तो अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन है, और ये है 3 साल का। तो अब देखिए इसका एज रिलैक्सेशन कब मिलेगा कि आप वहाँ से निकाले नहीं गए हों, आप डिसमिस नहीं किए गए हों, नॉर्मली आपको सर्विस से बस रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, आपको डिसमिस नहीं किया गया है, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये थोड़ा सा ज़रूरी है कि पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या डेली बेसिस पर काम कर रहा है
किसी डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, या हरियाणा गवर्नमेंट के किसी भी, हरियाणा गवर्नमेंट से लिंक्ड किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो जितना आपको एक्सपीरियंस हो गया है वहाँ पर काम करते हुए, तो उतना ही फिर आपको आगे एक्सपीरियंस मिलेगा। रिलैक्सेशन इन एज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ओनली ऑन इक्विवेलेंट पोस्ट। तो उसी पोस्ट के इक्विवेलेंट अगर आपको पोस्ट मिल रही है जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो यानी कि ताकि जो आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पर वो काम में आ सके, तो उतना ही फिर आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। 2 साल आपको काम करते हुए हैं तो 2 साल का, तो इस प्रकार से, ठीक है। और ये फिर मैक्सिमम वही है 52 ईयर्स का अप्राइज लिमिट मैक्सिमम ये है एज रिलैक्सेशन के बाद की। और आगे नोट में लिख रखा है कि एक्स सर्विसमैन की अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए हो, ग्रुप ए बी सी या डी के लिए, तो उसकी एज देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसकी एक्चुअल एज माइनस के जितने समय तक उसने मिलिट्री सर्विस की है, प्लस अप टू 3 ईयर्स ऑफ ब्रेक, यानी कि अगर उसने ब्रेक ले लिया है, मान लीजिए कि मिलिट्री से रिटायरमेंट हो उनकी हुई, फिर 2 साल का गैप है, 1 साल का है, तो वो मैक्सिमम 3 साल तक का गैप इसमें शामिल है। तो वो जोड़कर सारा माइनस कर देंगे जो एक्चुअल एज है उसमें से, फिर उसके बाद जो उनकी एज बचेगी ना, उस एज को फिर बेस लेंगे। अगर वो एज सेटिस्फाई करती है मैक्सिमम एज लिमिट की, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एनी अदर रिलैक्सेशन इन एज एडमिसिबल टू, यानी कि आप मान लीजिए कि वही एज उसकी हम कंसिडर करेंगे जो माइनस करने के बाद हमारे पास आएगी, और फिर उसी के आधार पर उसको आगे एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद क्या है, द अपर एज लिमिट ऑफ एन एप्लीकेंट ऑफ एनी कैटेगरी एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन शैल नॉट एक्सीड 52 ईयर्स। तो एक्स सर्विसमैन को छोड़कर बाकी किसी की भी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट 52 ईयर्स से एक्सीड नहीं करेगी। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट पोस्ट इशूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ओनली शैल बी वैलिड। तो जो आपका एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से हो, अथॉरिटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, तो वही वैलिड होंगे जो किसी डिपार्टमेंट, बोर्ड या कॉर्पोरेशन, इन सब में से अगर आपका जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है यहाँ से बनकर आएगा तो। और आगे इसमें लिख रखा है कि जो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट है उसको लेने से पहले जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड हो जाना चाहिए। कहाँ से, एसपीएससी से या फिर एचएसएससी से, फ्रॉम द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो यहाँ से वो वेरीफाइड हो जाना चाहिए एज रिलैक्सेशन मिलने से पहले। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में देखिए जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये 2 अलग अलग एक्सपीरियंस के आपके परफॉर्मा हैं। एक एनेक्सर 3 का है और एक ये 4 है। ये देखिए प्राइवेट के लिए अलग दे रखा है, और अगर आपका एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन से है तो उसका अलग दे रखा है। अगर सरकारी एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आपको एनेक्सर 3 फिल करना है। वो बाद में हम देख लेंगे सारा का सारा, उसमें अलग से लिखा भी है कि भाई ये प्राइवेट के लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए है। तो अगर आप प्राइवेट एक्सपीरियंस आपका है तो फिर एनेक्सर 4 आपको फिल करना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए ये सारे सारे सर्टिफिकेट इन्होंने इसी पीडीएफ में बाद में अटैच करके दे रखे हैं। तो फादरलेस का सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होना चाहिए, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से। ऑर्फन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको वही फॉर्म फिल करना है और फिर उसको तहसीलदार या नायब तहसीलदार से अपना इशू करवाना है। विडो सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार, तो ये जो नॉर्मली जो होना चाहिए तहसीलदार से इशूड, तो वो होना चाहिए, और इन्होंने दे रखा है एनेक्सर 6 और 7 में। तो ये सारे सारे सर्टिफिकेट हैं। उसके बाद क्या है, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही है एनेक्सर 3 जो अभी पढ़ के आए हैं। और नो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इन्होंने अलग से फिर फॉर्म दे रखा है, उसका परफॉर्मेंस दे रखा अलग से, वो है एनेक्सर 5 में। शुड बी अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार, तो ये तहसीलदार से क्या हो, साइंड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको आपको अपलोड करना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें सारा सारा वही दे रखा है कि जो सारे परफॉर्मा हैं वो अवेलेबल हैं एनेक्सर 1 से लेकर 10 तक, सारे सारे फॉर्म उन्होंने दे रखे हैं। वही आपको, उसी में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और वही अपलोड करने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि जो डिटेल्स आपसे वो मांगेंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर है, इशूइंग अथॉरिटी है, रेफरेंस नंबर है, डेट ऑफ इशू है, वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की, तो वो आपको ढंग से भरना है। अगर वहाँ आपसे कोई गलती हो गई तो फिर जो आपके बेनिफिट है आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको
बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। रिजर्वेशन के क्लेम के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम। तो जो एप्लीकेशन है वो अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और रिजर्वेशन का बेनिफिट देखिए आपको तभी मिलेगा अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है। ठीक है। और जो ईएसएम है एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, तो उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से सर्टिफिकेट इशूड हो तो वही आपको अपलोड करना है। यानी कि आर्मी से जो सर्टिफिकेट आएगा वही आपको अपलोड करना है, डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड डिसेबल्ड ईएसएम का। ठीक है। तो सबमिट करना है, डिटेल्स फिल करनी है, तो ये सारा सारा वही है। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट होंगे। तो ये 8th है। अगर वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो ठीक नहीं पा जाता, आपकी जो डिटेल्स हैं वो ठीक नहीं पा जाती, तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड भी आप हो सकते हैं। मतलब ये है भी, अगर 2 नंबर का कम करने की कोशिश करी तो फिर कार्रवाई हो सकती है अच्छे वाली। Candidates having degree diploma certificates from board institution which are not recognized by हरियाणा गवर्नमेंट will not be eligible। तो जो भी आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट से क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, कॉलेज वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह, वहाँ से अगर आपके सर्टिफिकेट्स हैं तो काम आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। और इन केस ऑफ एनी गाइडेंस रिगार्डिंग द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टाइजमेंट द कैंडिडेट में कॉल एट हेल्पलाइन नंबर। तो ये हेल्पलाइन नंबर है भाई, अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिखने की बजाय, कहीं टेलीग्राम ग्रुप में लिखने की बजाय, ये सीधा उनका फ़ोन नंबर दे रखा है, सीधा फ़ोन करो, घंटे बजाओ उनकी, और 9 to 5 आपको जो हेल्प चाहिए वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबर ध्यान रखना है। अब मेन चीज़ क्या है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो हाउ टू अप्लाई में मुझे लगा था यार ये सारा सारा शेयर करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, पहले यहाँ क्लिक करना है, फिर ये अपलोड करना है, फिर ये करना है। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ दिन रखा है, इन्होंने सिंपल लिख रखा है कि भाई अपना सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको ढंग से पढ़ना, सारे डॉक्यूमेंट्स सही अप्लाई करना, सही सबमिट करना। फिर उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखना, और अपनी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल्स ठीक प्रकार से चेक करना। बाद में फिर, क्योंकि देखिए ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा, तो फिर बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपनी गलत उसमें फिलअप कर दी तो आखिर में अपना जो उसका प्रिंट लेकर रखना है फॉर रिकॉर्ड अलॉन्ग विद अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके तो वो सारा सारा आपको फाइनल प्रिंट उसका रखना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म आप जो भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको, यानी कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो सारे सारे आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल, और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी आपके पास उस समय पर होनी चाहिए। और जो आपने अपने इन्फॉर्मेशन भर दिया, अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे कुछ। ठीक है। तो अपना सारा कुछ ध्यान से बनना। और इसमें कुछ लिख नहीं रखा। ऑफलाइन अगर आप, यानी कि आपने फॉर्म टाइम पर अप्लाई नहीं किया तो फिर आप ऑफलाइन उसको सबमिट नहीं कर सकते कहीं, फिर भाई फिर वो अपना पंचकूला उठाएं उसको, तब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ऑनलाइन ही होगा और ठीक टाइम से अपना कर लेना। और जो लास्ट है वो लिख रखा है भाई जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए वो आपने अपलोड कर दिए, तो वो आपके चेक होंगे जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है। उसके बाद है पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी ज़रूरी है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस अपनी सिलेक्ट नहीं करी तो फिर वो जो डिपार्टमेंट है आपको कंसिडर नहीं करेगा सबसे पहले तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर अपनी सिलेक्ट करनी है। फिर आपकी जो मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आगे का फिर रहेगा। तो डिपार्टमेंट वाइज अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर सेट कर लेना। फिर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये तो क्या ही बताना, आपका जो डॉक्यूमेंट जितने आप अपलोड करेंगे वो सारे सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो जो आपने अपलोड कर रखा है फिर जो आप हार्ड कॉपी जो आप लेके जाएंगे साथ में, फिर उनको मैच करके देखना है, वही प्रोसेस है नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। हाँ, अब ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस फॉर फाइनल रिजल्ट। अगर कुछ कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है या जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेम है तो उनके साथ क्या होगा। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, तो इसमें ये है कि अगर मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं, दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, सारा कुछ जोड़ने के बाद
द कैंडिडेट विद द ओल्डर इन एज विल गेट प्रेसिडेंस ओवर द यंगर वन। तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। इन केस टू और मोर कैंडिडेट्स हैव द सेम एग्रीड मार्क्स एंड सेम डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो क्या होगा, द इंटरेस्ट मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हायर स्कोर अचीव्ड इन द रिटन एग्जाम। मान लीजिए कि जैसे जो, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल दोनों के मार्क्स जोड़ेंगे, एक तो जो एक्स्ट्रा नंबर उसको मिले हैं वो, और एक एग्जाम में जो उसने लिए हैं वो, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो अगर एग्जाम में किसी की ज़्यादा है तो फिर जोड़ने के बाद उनके बराबर हुए तो एग्जाम में ज़्यादा वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, रिटर्न एग्जामिनेशन में जिसके ज़्यादा होंगे उसको फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये 17 में लिख रखा है कि किन किन कारणों से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपने अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए हैं किसी एक पोस्ट के लिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने कंप्लीट नहीं भरा, नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी और संस्कृत इज प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, आपने हिंदी संस्कृत का जो, अगर हिंदी संस्कृत की क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो किसी पोस्ट के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उस पोस्ट के लिए कैंसिल किया जा सकता है। अगर कैंडिडेट अंडर एज है या फिर ओवर एज है ऑन द कट ऑफ डेट और क्लोजिंग डेट, ठीक है, तो अगर ओवर एज या अंडर एज है तब भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। वेरिएशन इन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहे हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड करे हैं उनके साथ, तभी अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आगे है कमीशंस का डिसीजन फाइनल रहेगा कि उन्होंने एलिजिबिलिटी जो सेट कर रखा है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर की अलॉटमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिस विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट एंड नो इंक्वायरी कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो इंक्वायरी वगैरह आप नहीं करवा सकते हैं, तो जो कमीशन का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा। और जो कमीशन है वो आपका बायोमेट्रिक डेटा ले सकता है। बायोमेट्रिक थंब और फेशियल मिसमैच अगर आपका होता है, कब कब, एग्जामिनेशन के टाइम पर, फिर स्क्रूटनी के टाइम पर, फिर जिस टाइम पर आप रिकमेंड होंगे उस टाइम पर, ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो किसी भी स्टेज पर जब ये बायोमेट्रिक आपका डेटा चेक करते हैं तो आपका डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ होंगे, क्रिमिनल केस आपके खिलाफ होगा अगर आपका डेटा मिसमैच हुआ तो। अगर कोई कैंडिडेट बायोमेट्रिक अरेंजमेंट को बाईपास करता है, भाग के क्लासरूम में चले गए सीधा, तो या फिर आपने किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में या स्क्रूटनी के टाइम पे, फिजिकल टेस्ट के टाइम पे, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने कुछ भी ऐसा कोई काम किया जहां पर आपकी अनुशासनहीनता प्रदर्शित हो तो आपके खिलाफ केस होगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सबको पता है, इसमें कुछ नया है नहीं। तो आगे के जो आपने जिस टाइम पर आपने सीटी के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, तो उस टाइम पर जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, आपके मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेरिटल स्टेटस, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, ये सारा सारा जो आपका डेटा है, उसके अलावा आप उसमें एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये तो जो आपने भर रखा है वो तो भर ही रखा है, आप एडिशनल इसमें ऐड कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन। आपने कोई डिप्लोमा कर लिया हो, ग्रेजुएशन आपकी हो गई हो उस टाइम पर, तो ये सारा सारा चीज़ें इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं। ये जो डेटा आपका पिछला वो वही रहेगा, और बाकी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो फिर प्रोसेस चल ही रहा है, आप उसमें अपना चेंज कर सकते हैं, आपका क्लेम आप वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आगे फिर वही है, कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। तो ये वही अभी स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, अगर कहीं भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई या आपने कोई रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर देंगे, आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर देंगे। और ये नॉर्मली है कि भाई अपना आखिरी डेट का इंतज़ार मत करना, पहले ही फॉर्म को अपना फिल कर दो, बाद में फिर वेबसाइट पर लोड होगा जिसकी वजह से वेबसाइट काम नहीं कर पाएगी। और नो एक्सटेंशन इन डेट शैल बी गिवन ऑन अबव ग्राउंड, तो अगर वेबसाइट ने काम नहीं किया लास्ट डेट तक तो फिर उसके बाद उनकी इच्छा है कि वो एक्सटेंड करें तो ठीक है,
वो एक्सटेंड नहीं भी कर सकते हैं। तो इन्होंने स्पेशल मेंशन कर रखा है कि अगर आखिरी टाइम पर लोड हुआ और वेबसाइट ने काम नहीं किया तो फिर एक्सटेंशन डेट का एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं आपको? जो आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो सारे सारे आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर आपके सर्टिफिकेट हैं जो भी आपके एक्सपीरियंस के या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया सर्टिफिकेट हैं, जो आप अगर आप वेटेज लेना चाह रहे हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उन सब का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इन रेफरेंस टू अपेंडिक्स बी। तो ये सारे सारे जो भी सर्टिफिकेट ज़रूरत है जो आपने मेंशन कर रखा है तो वो सारे सारे आपको अपलोड करने हैं। तो आगे कमीशन के पास राइट है कि वो जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं उनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें एक जो चीज़ है ये थोड़ी सी ज़रूरी है पढ़ लेने के लिए कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, सिलेक्शन आपका मान लीजिए कि फाइनल हो गया, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिले ये ज़रूरी नहीं है जब तक आपकी जो इंक्वायरी है वो पूरी नहीं हो जाती। तो ये जो राइट है वो गवर्नमेंट के पास है या फिर कहीं की कमीशन के पास है कि ये आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसको स्थगित कर सकते हैं। सिलेक्शन हुआ, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सिलेक्शन हुआ, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो गए तो फिर उसी समय पर लड्डू मत बांट देना जब तक कि आप ज्वाइन ना कर लें। कहने का भाव इनका ये है। और ओएमआर सीट आपको 3 मिलेंगी, ठीक है। एक तो ओरिजिनल होगी, फिर एक कमीशन की कॉपी होगी, एक होगी कैंडिडेट के लिए। तो ये वही जो पहले हुआ था वही है। फिर ये आपको ये मार्क नहीं करना, ये नहीं करना, ये सारी सारी चीज़ें वही हैं। तो इसमें और कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें थोड़ा सा ज़रूरी है, ये आंसर की है, अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर। बाकी इसमें लिख रखा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करते रहेंगे, वहाँ से आप देखते रहना। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट री इशू करवाया है, रिन्यू करवाया है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दोनों के दोनों आपको, ओल्ड भी और न्यू भी, दोनों के दोनों आपको लेकर जाने हैं। ये मान लीजिए कि EWS का है, आपको पुराना भी लेकर जाना है साथ में और नया भी। और हाँ भाई, ये है नॉर्मलाइजेशन। अगर कोई एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो फिर कमीशन नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम है तो। अगर आपका कोई भी डिप्लोमा, कोई भी आपकी डिग्री उस यूनिवर्सिटी से है जिसको हरियाणा सरकार ने फेक घोषित कर रखा है, तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करेंगे, तब आप फिर एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप देखिए, अगर कोई भी आप मिसकंडक्ट करते हैं, कोई भी आपने उल्टी सीधी हरकत करे एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो आपको सज़ा हो सकती है, जेल आपको हो सकती है। कितने कितने समय की आपको जेल हो सकती है ये देख लीजिए। क्यों ही हो भाई, क्यों ही करना ऐसा कोई काम, फिर भी ध्यान रखना। तो पहली बात तो अगर आप OMR सीट ओरिजिनल हो या फिर जो कमीशन की OMR सीट है, यानी कि आपकी जो स्टूडेंट कॉपी है वो आप लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा उनमें से अगर आप कोई लेकर आए तो आप या तो OMR सीट ले आए कमीशन की, या फिर आप रफ सीट्स ले आए, कमीशन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जो वहाँ पर आपको सबमिट करना है, और वो अगर आप ले आए तो फिर आपको 2 साल की सज़ा है। उसके अलावा देखते हैं क्या है। सज़ा तो भाई सारी पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो। अगर आप बिना बताएं सेंटर से निकल गए, बिना इन्फॉर्म किए, तो 2 साल की है। मिसबिहेव अगर आपने किया, किसी को आपने धमकी दे दी, किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपनी बहस कर ली, तो फिर सेंटर का कोई स्टूडेंट है उसके साथ आपने मिसबिहेव कर लिया तो फिर आपको 3 साल की है। अगर आपने एग्जामिनेशन के जो कंडक्ट है, आपने किसी भी प्रोसेस में टांग अड़ाने की कोशिश करी तो 3 साल के लिए आप जेल में होंगे। उसके अलावा क्या है, अगर आप फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट यानी फेक डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट करते हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर आप बाहर से किसी की हेल्प लेते हैं, तब भी आप नकल करते आप पकड़े गए, तब भी आपकी 3 साल तक की सज़ा है। अगर आप वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं तब भी सज़ा है। यानी कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ रखा। आप फेक एडमिट कार्ड के साथ पाए जाते हैं या फिर आप फेक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ वहाँ पर पाए जाते हैं तो 5 साल की सज़ा है।
आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, चीटिंग करते हैं, नकल करने की पर्ची आपके पास मिलती है, तो 5 साल तक की सज़ा है। अगर आप असोल्ट, यूज़ ऑफ फोर्स कॉजिंग बॉडली हार्म, आप कुछ भी ऐसा करते हैं, लड़ाई झगड़े की कोशिश आप करते हैं, हथियार आपके पास मिलते हैं, तो फिर 5 साल की, यानी कि इन्होंने मतलब जो अपना बोलना था बोल रखा है। तो धमकी दोगे तो 5 साल की सज़ा है। आर्म्स वेपन आपके पास होंगे तो 5 साल की सज़ा है। मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास मिला एग्ज़ाम के टाइम पे, या तो वो भले ही स्विच ऑफ हो, स्विच ऑन हो, मोबाइल आपके पास नहीं मिलना चाहिए। आपके पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है, कोई आपके पास कैमरा मिलता है छोटा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास अगर पाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो 5 साल तक की सज़ा है। प्रोक्योरिंग इम्पर्सनेशन, आप किसी दूसरे आदमी को अपने एग्जाम में बिठा देते हैं, या फिर फिजिकल टेस्ट में किसी भी टाइम पर आपने अपनी जगह कोई और बंदा भेज दिया, रिटन एग्जाम में हो, फिजिकल टेस्ट में हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हो, तो भी समस्या है आपके लिए 5 साल की। अगर शेयरिंग एग्जामिनेशन टर्मिनल, आपने किसी भी माध्यम से आपने जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको शेयर करने की कोशिश करी कहीं पर भी, आपने स्कैन करके, ये स्कैन कहीं से करवा के आपने किसी दूसरे के पास भेज दिया, तो वो सारी की सारी केस में। अगर आपने एग्जामिनेशन सर्वर को हैक करने की कोशिश करी, डेटा चुराने की कोशिश करी, तो ये 5 साल की। हालांकि एग्ज़ाम ऑफलाइन है, लेकिन पहले की बात है ये, कि अगर आपने एचएसएससी की वेबसाइट हैक कर ली, उनका आपने सर्वर हैक कर लिया, और जो क्वेश्चन उन्होंने डिज़ाइन, या जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने तैयार कर रखा है, वो आपने हैक करके उनका सिस्टम ले लिया, और पता चल गया कि आप ही वो व्यक्ति हैं, फिर 5 साल की सज़ा है। तो अब आते हैं विड्रॉल नोटिस पर। ये विड्रॉल नोटिस वही है कि इन्होंने जो पोस्ट कि 2021 में इन्होंने पोस्ट निकाली थी कुछ टाइम टू टाइम, फिर उनको अमेंड किया है। तो ये साइड लिस्ट दे रखी है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2018 के एडवर्टाइजमेंट हैं, तो इनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे सभी के, तो फिर इनको वापस ले लिया गया है, और अब इनकी भी जो भर्ती है वो सीईटी के तहत होनी है। ठीक है, तो ये हैं पटवारी की हैं, कर्नल पटवारी की हैं, ग्राम सचिव की हैं, ये सारी की सारी पोस्ट हैं। तो 2019 की पोस्ट हैं, 2018 की पोस्ट हैं। तो अगर आप, जो हमने पढ़ा था बीच में, अगर आप इनके तहत अब ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन जिस टाइम पर ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई थी उस टाइम पर आपकी एज थी, तो फिर आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो ये विड्रॉल नोटिस वही है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये सारा का सारा वही दे रखा है इन्होंने। तो ये 2019 की हैं, फिर आगे सारी की सारी जितने भी पोस्ट हैं, तो इन सभी का दोबारा होगा सीटी के तहत। अगर सीटी आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो फिर आगे 2020 की हैं जो पोस्ट उन्होंने वापस ले ली थी, इंस्पेक्टर की हैं। ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर मैकेनिक, अकाउंट्स क्लर्क, तो ये सारी की सारी वही हैं। अब इसी सीटी के तहत इनकी रिक्रूटमेंट होनी है। तो अब आते हैं सीधा अपने जो एनेक्सर्स हैं 1 से लेकर, यानी कि जो फॉर्म्स हैं। तो ये देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में खुद नहीं लिख सकते, आप कैपेबल नहीं हैं, तो फिर आपको मेडिकल ऑफिसर से, मेडिकल अथॉरिटी से आपको ये सर्टिफिकेट साइन करवाना है, वहाँ से आपको ये वेरीफाई करवाना है। तो फिर यहाँ पर आपका जो नाम पता है सारा का सारा, वो लिखवा कर आपको अपना सिग्नेचर करवाना है मेडिकल ऑफिसर पे। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, आप एग्ज़ाम में कैपेबल नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है फिजिकल लिमिटेशन विच हैम्पर्स हिज और हर राइटिंग कैपेबिलिटी ऑनिंग टू हिज और हर डिसेबिलिटी। आपको वो समस्या है जिसकी वजह से आप लिख नहीं सकते हैं, राइटिंग कैपेबिलिटीज़ को आपको वो हैम्पर कर रहा है, तब ये आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब। अगर आप अपना एक आदमी को आप साथ लेके जाना चाहते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इसमें आपका सारा नाम बता है, सब कुछ इसमें लिख रखा है, तो ये आपको फॉर्म फिल करके अपलोड करना है साथ में। आगे फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो इसमें आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं, और फिर जो भी अथॉरिटी है आपको वहाँ से इसको साइन करवाना है। उसके बाद हमारे पास है, हाँ, तो वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, वो अगर आप, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट एडेड है,
सरकारी किसी आप कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हैं तो वो आपको फिल करना है। अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरना है और ये आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना है, आपका जो एक्सपीरियंस है। ठीक, तो आपकी ये डिटेल्स हैं, कब से कब तक आपने काम किया है, आपके जो पे स्केल है वो क्या था, वो सारा का सारा आपको इसमें फिलअप करना है। उसके बाद हमारे पास है नो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्मेट फॉर नो गवर्नमेंट जॉब इन दी फैमिली, तो ये आपको नेक्स्ट 5 आपको फिल करना है। एंड उसके बाद हमारे पास है विडो सर्टिफिकेट, तो ये आपको फिल करना है और साइन करवाने हैं। यहाँ पर खुद आपको साइन करने हैं और यहाँ पर फिर आपको पंचायत सरपंच MP MLA, तो ये सारा का सारा वहाँ से आपको सिग्नेचर करवाना है। और उसके बाद फिर है विडो सर्ट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विडो सर्टिफिकेट है, ये एनेक्सर 7 है। तो ये आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं और यहाँ पर नायब तहसीलदार के आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो यहाँ पर आपको तहसीलदार करवाने हैं और जो लास्ट वाला था ऊपर यहाँ पर आपको किसे करवाने हैं, सरपंच के। तो ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर है फादरलेस के, ठीक है, हुज फादर हैज़ डाइड, तो ये आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स फिल करनी है सारे के सारे। और फिर 2 विटनेस यहाँ पर आपको चाहिए। नेक्स्ट इसमें है, यानी ये 2 फॉर्म इकट्ठे हैं 9 और 10, फिर आपको यहाँ पर तहसीलदार के साइन करवाने हैं। तो एक पर सरपंच के होंगे, एक पर तहसीलदार के होंगे। तो यहाँ पर तो सिंपल किसके हैं, एप्लीकेंट के हैं। तो ये इकट्ठा है ये दोनों फॉर्म्स। तो इस प्रकार से आपको ये जो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपना बिल्कुल ध्यान से फिलअप करिए। जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको आप ढंग से अपलोड करिए। और इसमें जो सिलेबस है उसके लिए हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए पूरा पूरा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। और जो वेरियस पोस्ट हैं उसके लिए एक PDF है, वो शायद आपने देख ही ली होगी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं, कितनी फिर रिजर्व के लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए अलग से वीडियो की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। अदरवाइज़ हम सिलेबस पर एक वीडियो लेकर आएंगे जो अपेंडिक्स C में हम बात कर रहे थे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है वो इस चैनल पर हम अपलोड करने वाले हैं आराम आराम से। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो आपकी तैयारी को सपोर्ट करने के लिए, उसको बूस्ट देने के लिए हम समय समय पर, जैसे कि करंट अफेयर की वीडियोज़ आएंगी, आपका जो स्पेशल जो सब्जेक्ट होगा, स्पेशल जो पोस्ट के हिसाब से उन्होंने दे रखा है सिलेबस, तो वो कोशिश करेंगे आराम आराम से करवाने के साथ में। So this is the end of the video. Thank you and have a nice day.